नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। आज जो है हम अफगानिस्तान के बारे में कुछ बातें जो है आप लोग के साथ करने वाले हैं। तो अफगानिस्तान के बारे में जैसा आप सब जानते होंगे कि न्यूज़ काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, ट्रेंडिंग में चल रही है। तो इस न्यूज़ में क्या है कि क्यों हमें अफगानिस्तान के बारे में पढ़ने हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि वो अफगानिस्तान जो है हमारे लिए भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो सबसे पहली बात है कि हमारा अखंड भारत में जो है अफगानिस्तान भी आता था। लगभग 1999 की बात करें तो अंग्रेजों ने क्या करा कि उसका डिवाइड कर दिया, अफगानिस्तान को जो है हमारे अखंड भारत में से अलग कर दिया। अलग करने के भी अगर मैं रीज़न की बात करूं तो वहाँ से कुछ खास जो है उन्हें मिलता नहीं था, कुछ खास ना उपज होती थी और ना ही जो है उन्हें कोई मिनरल्स वगैरह मिलते थे, ना ही कोई और मटेरियल मिलता था, जिसकी वजह से उन लोगों ने क्या किया कि अफगानिस्तान को हमारे भारत से डिवाइड कर दिया और अखंड भारत को तोड़ दिया। और दूसरी अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें कि वर्तमान स्थिति में अफगानिस्तान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसका एक्चुअल रीज़न ये है कि हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने अभी तक $4 बिलियन जो है अभी अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिसमें सलमा डैम है और एक डैम है जिसको उन लोगों ने क्या करा है कि उसमें पैसे इन्वेस्ट करें जो पूरे अफगानिस्तान में बिजली प्रोवाइड करती है। और उसके साथ क्या है कि उन लोगों ने संसद भवन जो है वहाँ बनवाई है अपने इन्वेस्ट करके, ताकि जो है वहाँ पे स्थिति में सुधार आ सके और क्या है कि वहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट बन सके। लेकिन ऐसा पाकिस्तान तो चाहता नहीं। आप सब जानते हैं पाकिस्तान की दरिद्रता, वो हमेशा अफगानिस्तान को डिस्टर्ब बनाए रखना चाहता है। हालांकि देखिए जब किसी भी कंट्री में सिविल वार होता है या किसी भी दो कंट्रियों के बीच में लड़ाई होता है, फाइट होता है, तो इसका फायदा बाकी सारी देश जो है उठाना चाहती है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ देश की नाम लूँ तो सबका अपना अपना ज़रूरत है। अगर वहाँ पे तालिबान ख़त्म हो जाता है तो फिर अमेरिका जो है इतनी ज़्यादा अमाउंट में जो अपनी ये चीज़ें जो जैसे कि अगर मैं हथियार वगैरह की बात करूँ, हथियार वगैरह सप्लाई करता है, सेल करता है, ये कहाँ सेल करेगा। तो ये सब चीज़ जो होती है बहुत मायने रखती है। अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना वहाँ पे प्रेजेंट जो माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, उसके अंदर जो मिनरल्स है उस पर अपनी ध्यान को टिकाए रखा हुआ है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक तरह से अगर देखा जाए तो वो उसको एक इकोनॉमिकल ट्रेड बनाने के लिए, मतलब एक व्यापार बनाने के लिए वो रशिया तक जाने के लिए, या फिर अगर हम बात करें पूरे एशिया में व्यापार को बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान से होकर जाने के लिए जो रास्ता मिलता है, बस इसीलिए इंडिया भी चाहता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में हो। और दूसरी बात वो चाहता है कि ये जो वहाँ की जो वातावरण जो लगभग कई सालों से जो है ऐसा कह सकते हैं कई सालों से मतलब संतुलित नहीं हो पाई है, तो उसको संतुलित करने के लिए हमारी गवर्नमेंट उस पर इन्वेस्ट कर रही है। वहाँ पे शांति बनाने के लिए, वहाँ संसदीय व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है और कई सारी चीज़ें जो है वहाँ गवर्नमेंट कर रही है। तो लेकिन पाकिस्तान ऐसा होने देना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि कश्मीर का ये अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान बस एक ही चीज़ चाहता है, कश्मीर का मुद्दा उठाना, उससे मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काना और उसके बाद इलेक्शन जीतना। तो सबके अपने अपने डिमांड है, सबके अपना अपना लालच होता है किसी भी देश के पीछे। तो अफगानिस्तान को कोई भी शांत नहीं रहने देना चाहता है, पहली बात। चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ तालिबान के बारे में देखते हैं कि तालिबान किस तरह से आगे बढ़ा। तो उसमें हम कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे कि मतलब किस तरह से तालिबान जो है इसमें आगे बढ़ गया, तालिबान किस तरह से आज जो है अगर देखिए तालिबान अगर इस तरह का काम करता है अफगानिस्तान पे पूरी तरह से कब्जा अभी तक तो 95% कर चुका है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब कैप्चर कर ही चुका है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी अब देश छोड़ के भाग चुके हैं और आप अभी रिसेंट न्यूज पे देख सकते हैं किस तरह से वहाँ के लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए मतलब एरोप्लेन के ऊपर छत पे चढ़ गए हैं, एरोप्लेन के नीचे जो है उसके टायर वगैरह में जाके बैठ गए हैं और जब एरोप्लेन ऊपर उड़ रही है तो उसमें से गिर रहे हैं लोग, अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ से भाग रहे हैं। और कई सारे जो अफगानी हैं वो अभी दिल्ली एयरपोर्ट में जो देखने को मिले हैं वो वापस कहाँ, न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट पे वापस वहाँ से भाग कर आ रहे हैं, मतलब किसी तरीके से जान बचा के आ रहे हैं। बहुत सारे नेता भी जो है हमारे दिल्ली में अभी मिले हैं, आप अभी ट्रेंडिंग न्यूज में इन सब चीजों को देख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, लगभग 100 साल पीछे चलते हैं और देखते हैं आखिर किस तरह से ये तालिबान जो है बने वहां पर और क्या मतलब वहां की स्थिति रही। तो सबसे पहले हम बात करें, अब अगर आप इतिहास में देखेंगे तो इतिहास में सिकंदर जो आया हमारा, जिसे विश्व विजेता कहते हैं, वो भी अफगानिस्तान को पूरी तरह नहीं जीत पाया। जब काफी समय तक सिकंदर जो है वहां पे बैठा रहा तो उसकी मां उनसे पूछ रही थी आखिर तुम क्यों नहीं जीत पाते हो, इतनी छोटी अफगानिस्तान को क्यों नहीं जीत पा रहे हो। तो क्या करा उसने कि वहां पे जब कुछ एरिया को जीत लिया तो वहां के मिट्टी जो है अपनी मां के चरणों में भेजा।
तो जिस दिन वो भेजा तो ऐसा कहा जाता है कि उस दिन से उसके गांव में झगड़ा स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स कि वो एक मैसेज को दिखाता है कि वो जो अफगानिस्तान की जो भूमि है वो एक ऐसी भूमि है जहां पे मार काट जो है वो एंशिएंट से लेकर और प्रेजेंट तक आप देख सकते हो कि बना हुआ है। वहां पे शांति जो है नहीं आने वाली है, ऐसा जो है कुछ लोगों का मानना भी है। तो चलिए हम देखते हैं कि तालिबान किस तरह से बना। तो लगभग 100 साल पीछे जाते हैं तो हम आपको अभी बता भी दिए कि 1999 में अंग्रेजों ने भारत से जो है उसको अलग कर दिया, और अलग करने के बाद वहां पे राजशाही चलने लगी। राजशाही मतलब राजा रजवाड़े होने लगे। उसके अंतिम शासक जो हैं वो किसी भी बीमारी से जो है ग्रसित होने के बाद इटली इलाज करने के लिए गए, और इटली जब वो इलाज करने गए तो उन्हीं का सेनापति जिनका नाम दाऊद खान था, इसने क्या किया, अपनी शासन वहां पर बना दी, और लोगों से वो ये कहने लगा कि हम जो है यहाँ पे एक नई संविधान को लाएंगे। तो वहां के लोग ये सोचने लगे कि चलो संविधान आ जाएगा तो राजशाही से कहीं बेहतर होगा और हमें अपना अधिकार और कर्तव्य पता होगा, ताकि हम देश को क्या कर सके, एक अच्छी उड़ान दे सके और एक डेवलप नेशन बना सके। तो कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन वो दाऊद खान जो था वो वहां पे खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री के साथ वो खुद को सारी मंत्रियों के पद से नवाज दिया, मतलब वो प्रधानमंत्री भी खुद, विदेश मंत्री भी खुद, ये मतलब होम मिनिस्टर भी खुद बन गया, और जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं वो खुद ही बन गया। तो इस बात से परेशान होकर वहां की जनता ने एक विद्रोह शुरू कर दिया, जिसे सोरा रिवॉल्यूशन कहते हैं। और इस रिवॉल्यूशन में क्या होने लगा कि लोग जो हैं क्या करने लगे, बहुत ह्यूज अमाउंट में उठकर जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगे, उन्हें जो है डिसलाइक करने लगे, नापसंद करने लगे। और इस जो रिवॉल्यूशन हुआ ये कुछ 1978 के आसपास हुआ। और इस विद्रोह को कौन, अगर मैं बात करूं कि कौन जिसके नायक थे, किसने इन्हें लीड किया, तो ये एमडी तर्की नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया, इसको पूरी तरह से लीड किया। और लीड करने के बाद क्या हुआ कि उनको जो है रसिया का पूरी तरह से सपोर्ट मिला। रसिया इसके आंदोलन में पूरी तरह से सपोर्ट किया, और दाऊद खान को रिप्लेस करके क्या कर दिया गया कि वहां के जो एमडी तर्की थे उनको जो है वहां पे प्रेसिडेंट बना दिया गया। उनको रूस का पूरी तरह से सपोर्ट मिला, और अमेरिका ये चीज नहीं चाहता था। अमेरिका और रूस जो है वो काफी पहले से जो है आपस में टकराते रहे हैं। उन दोनों का कभी एक मत नहीं रहा है, क्योंकि यूएसएसआर काफी बड़ी कंट्री थी, उनकी डेवलपमेंट और उधर अमेरिका की डेवलपमेंट हमेशा जो है टकरार का विषय बना है। तो जहां पे अब क्या हुआ कि जैसे ही ये तर्की साहब आए और अफगानिस्तान को डेवलप करना शुरू कर दिया, वो धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन लाने लगे। किसके कहने पे, तो रशिया के कहने पे। वहीं उससे सटा हुआ एक देश था ईरान। ईरान में जो है अमेरिका मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश कर रहा था। वहां के लोग, वहां के मुस्लिम संप्रदाय वहां ज्यादा हैं, तो उस संप्रदाय के लोगों को मॉडर्न बना रहा था, बुर्के छोड़ने की बात कह रही थी, और वहां पे रम, ये सब जैसे शराब पीना, वहां पे ऐशो आराम करना, इस तरह की पद्धति, इस तरह की मॉडर्नाइजेशन को जो है अमेरिका ईरान में ला रहा था। और वहीं जब रसिया इस मॉडर्नाइजेशन को अफगानिस्तान में लाने की कोशिश कर रहा था, तो जो है वहां के विदेश मंत्री, उस वक्त जो वहां के विदेश मंत्री थे, अगर मैं विदेश मंत्री का नाम बताऊं, हाफिज उद्दीन नाम था। तो हाफिज उद्दीन जो था, जिसको अमेरिका ने क्या किया था, खरीद लिया था। इन द सेंस उसे खरीद लिया था और उसे अमेरिकी एजेंट बनाकर जो है वहां का विदेश मंत्री बना दिया। तो एक तरफ क्या हुआ कि वहां के प्रधानमंत्री जो कि रशिया के सपोर्ट में थे, वो वहां को मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहे थे अफगानिस्तान को। वहीं दूसरी ओर जो विदेश मंत्री थे, वो उसने क्या किया, अमेरिका के एजेंट होने की वजह से उसने एक ह्यूमर फैलाना शुरू कर दिया कि हमारी इस्लामिक पद्धति को खत्म किया जा रहा है, लोगों को मॉडर्न बनाया जा रहा है। क्योंकि तर्की साहब क्या चाहते थे कि स्कूल कॉलेज वगैरह डेवलप्ड हो, यहाँ के लोग एजुकेटेड हो, यहाँ की महिलाएं एजुकेटेड हो, महिलाओं को स्वतंत्रता मिले, वो बुर्का चाहे तो पहने, नहीं चाहे तो वो जो चाहती हैं वो पहनकर अपनी लाइफ को सर्वाइव करे। वो इस तरह का मॉडर्नाइजेशन ला रहे थे, और अमेरिका सेम मॉडर्नाइजेशन ईरान में ला रहा था, बल्कि उससे बदतर सिचुएशन वहां ला रहा था। तो अमेरिका को वहां वाली मॉडर्नाइजेशन सही लग रही थी, लेकिन वो अफगानिस्तान को क्रिटिसाइज करा था। क्यों? क्योंकि वहां रसिया का सपोर्ट था। तो उसने क्या किया, वहां की विदेश मंत्री को खरीद लिया, और विदेश मंत्री को खरीदने की वजह से क्या हुआ कि विदेश मंत्री को खरीदने के बाद क्या किया उसने कि वहां पे इस बात को ह्यूमर फैला दिया कि तुम्हारे धर्म को खत्म किया जा रहा है, इस्लामिक धर्म को खत्म किया जा रहा है, और वहां मॉडर्नाइजेशन लाया जा रहा है। अब धर्म इतनी बड़ी चीज होती है कि आदमी को पता ही नहीं चलता है कि धर्म का लड़ाई कितना भयंकर होता है। इसी तरह से ब्रिटेन वाले ने हमारे यहाँ भी एक बीज बोया हिंदू और मुसलमान का, जिसके वजह से हमारा अखंड भारत कई टुकड़ों में बट गया। इनफैक्ट टुकड़ों में नहीं बटा, बल्कि आज तक हम इस लड़ाई को लड़ ही रहे हैं। आज तक हमारे देश में जो है हिंदू मुसलमान
मुसलमान की लड़ाई सबसे प्रसिद्ध लड़ाई में से रह गई है। आज तक हम हिंदुस्तान पाकिस्तान से लड़ते रहे, मरते रहे, कटते रहे, लेकिन ये हिंदू मुसलमान का लड़ाई नहीं रुकता है। बस उसी तरह से अफगानिस्तान में एक बीज बो दिया गया, किनके द्वारा, तो हाफिजुद्दीन के द्वारा, कि तुम्हारे धर्म को परिवर्तन किया जा रहा है, तुम्हारी धर्म जो है खतरे में है। और इस बात से वहां पर धर्म को बचाने के लिए अमेरिका ने एक जो है ग्रुप का वहां पे एक ग्रुप बना दी, और उस ग्रुप में कुछ सऊदी अरब के लोगों को भी भेजा, जिसमें से सबसे फेमस नाम जो है आप सब जानते ही होंगे। मैं आपको एक बार बता दूं, ओसामा बिन लादेन। इसके बारे में तो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, कुछ दिन पहले ये न्यूज में बहुत हाईलाइट हो गया था। तो ओसामा बिन लादेन के आ जाने की वजह से और इस तरह के विद्रोह होने की वजह से वहां पे क्या हुआ कि धर्म का मुद्दा बन गया, और अमेरिका और रसिया के युद्ध में जो है अफगानिस्तान पूरी तरह से ट्रैप्ड हो गया, फंस गया। और वहां के जो विदेश मंत्री हाफिजुद्दीन, उन्होंने ये ह्यूमर को फैलाया। उसके बाद अमेरिका सऊदी अरब के ही कुछ लोगों को भी भेजा वहां पे क्या करने के लिए, तो वहां पे इस तरह के बात को, इस तरह के मुद्दा को ऊपर उठाने के लिए, धर्म के मुद्दा को ऊपर उठाने के लिए, जिसमें प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम मैंने आपको बताया, ओसामा बिन लादेन। अब यहां पे ओसामा बिन लादेन अमेरिका के अगेंस्ट हो गया था, और अमेरिका ने ही ओसामा बिन लादेन को मारा। ये पॉइंट, ये टॉपिक अलग हो जाती है, लेकिन ओसामा बिन लादेन को लाने वाला कोई और नहीं, अमेरिका ही है। ये सच बात है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन से अमेरिका की मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में स्पष्ट हुआ था कि अफगानिस्तान के धर्म को, इस्लामिक धर्म को बचाने की बात हो गई थी। तो ये बात जो है बहुत ही क्लियर है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो है किस तरह का इन दोनों देश ने अफगानिस्तान को किस तरह के धर्म के पहिए में फंसाया। अब क्या हुआ, अगर आगे हम आगे की बात करें, तो उन जो धर्म परिवर्तन के लिए जो ग्रुप बनाया गया, उसमें वहां के स्टूडेंट, अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अफगानिस्तान के स्टूडेंट हैं उसे तालिब कहते हैं, तो उस ग्रुप में जो है तालिब भी शामिल हुए। स्टूडेंटों ने भी इस बात का समर्थन करने लगे, स्टूडेंटों ने इस बात का समर्थन किया कि हमारा धर्म को परिवर्तन किया जा रहा है, और इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। जबकि मॉडर्नाइजेशन किसी भी देश को बहुत ऊंचाई पे ले जाता है। मैं इस बात का बिल्कुल भी विरोध नहीं करता हूं कि धर्म को बदल देना चाहिए या हमारे तौर तरीके, सांस्कृतिक जो है उन सबको बदल देना चाहिए, बट मैं ये बिल्कुल कहता हूं कि मॉडर्नाइजेशन जो है आपको सबसे ऊंची ऊंचाई पे ले जाएगा। आज चाइना विश्व गुरु बनने की स्थिति में, इनफैक्ट उसकी नीति इतनी खराब है कि वो विश्व गुरु तो बन ही नहीं सकता, लेकिन आज वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेशन इसीलिए बन चुका है क्योंकि वो मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करता है। आज अमेरिका इतना आगे इसीलिए चला गया क्योंकि वो मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करता है। और अब दूसरी कहानी मैं आपको बताता हूं कि जो काम अमेरिका जो ईरान में कर रहा था, तो उसी समय लगभग अगर मैं टाइम बताऊं तो 1979 के आसपास जिस तरह का विद्रोह अफगानिस्तान में उठा गया, उसी तरह का विद्रोह इराक में भी उठ गया, और इराक वालों ने अमेरिका को वहां से बायकॉट किया, भगा दिया। उसने कहा कि आप जो है ये मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमारे धर्म को खत्म कर रहे हो। तो अमेरिका बुरी तरह से पिट के, मार खा के वहां से जो है ईरान को छोड़कर भाग गया। और ईरान को छोड़कर चला गया तो अमेरिका के मन में एक बात जो है कुछ जम सी गई कि अगर मैं यहां से हार कर चला गया और अफगानिस्तान में अगर रशिया का पावर ज्यादा स्टेबलाइज हो गया तो हो जाएगी दिक्कत। और इसके वक्त क्या हुआ कि रशिया ने अपने जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया था उसको अपने देश बुलाया और कहा कि देखो, जो तुम्हारा विदेश मंत्री है वो क्या है, अमेरिका का एजेंट है, वही ह्यूमर फैला रहा है। तो जब ये बात जो रशिया के प्रेसिडेंट में, रशिया के प्रधानमंत्री में और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री में हो रही थी रशिया में, तो ये बात अमेरिकी एजेंट ने किसे बता दिया, वहां के विदेश मंत्री को बता दिया जो ऑलरेडी एक अमेरिकी एजेंट था। तो जैसे ही रशिया से बात करके अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लौट रहे थे, उनका फ्लाइट जैसे ही अफगानिस्तान पहुंचा तो अमेरिका के एजेंट ने क्या किया, पूरे परिवार समेत उनकी हत्या कर दी और उसे मार दी। अब जो है, अब अगर हम कहानी आगे की देखें तो अब अफगानिस्तान पे किसका शासन हो गया, तो अहमदी तुर्की के मरने के बाद जो है वहां का जो विदेश मंत्री था हाफिज उद्दीन जो है वो वहां के शासक बन गए। उसने अपने आप को क्या किया, वहां का शासक बना दिया जो अमेरिकी एजेंट था। और रसिया ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उस वक्त जब वो यूएसएसआर था, जब वो, अभी तो देश टूट गए वो ना रूस के, लेकिन पहले जो यूएसएसआर था वो किससे सटा हुआ था, तो वो जो है अफगानिस्तान से उसकी बॉर्डर सीमा लगती थी। और ये बात वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता कि उसके सीमा में जो है उसके दुश्मन का प्रतिनिधि कोई बैठा हो। तो रशिया ने क्या किया, पूरे जो है आर्मी को, जो है अपने आर्मी को युद्ध के लिए उस अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में भेज दिया और एक भयंकर युद्ध हुआ अफगानिस्तान और तालिबानियों के बीच में। और क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी अफगानिस्तान नहीं, मेरे कहने का मतलब तालिबान का और रशिया के बिटवीन जो है एक अच्छा जो है युद्ध देखने को मिला। और इस युद्ध में क्या हुआ कि जो तालिबान लोग थे इन्होंने डायरेक्ट फाइट किया और एक समय ऐसा आया कि जब रशिया अब जीतने वाले कगार पे पहुंच रहा था, लेकिन तालिबान को हराना इतना आसान नहीं है, रशिया उसे हल्के में ले लिया। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान का जो एरिया है वो पूरी पहाड़ी एरिया है, वहां पे रशिया के जो आर्मी थे उन्हें इसका अंदाजा नहीं था कि किस तरह से जो है वो माउंटेन में लड़ सकेंगे, किस तरह से उसको मार सकेंगे। और अफगानिस्तान के जो तालिबान थे उन्हें अच्छे से पता था कि किस तरह से वो पहाड़ में जो है छुप सकते हैं, किस तरह से रह सकते हैं। क्यों पता था उन्हें? तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अमेरिका ने वकायदे उसे ट्रेनिंग दिया, अमेरिका ने वकायदे उसे एक से एक गन दिए, एक से एक हथियार दिए, एक से एक राइफल दिए, इतने बेहतरीन राइफल जो उस वक्त सबसे ज्यादा डेवलप्ड और सबसे बेहतर माना जाता था। और अमेरिका ने ये सब कैसे उन तक पहुंचाया? तो पाकिस्तान के मदद से। पाकिस्तान तो है ही कुत्ते की भांति, उसे बस कुछ पैसे भिखारी के रूप में मिल जाए तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अमेरिका ने कुछ पैसे उसे दिए पाकिस्तान को और कुछ वो सारे हथियार दिए और वो किसको सप्लाई करता रहा? अफगानिस्तान को सप्लाई करता चला गया। और अफगानिस्तान ने क्या किया? रशिया का जम के मुकाबला कर दिया और तालिबानियों ने क्या किया? रशिया वाले को बुरी तरीके से हरा दिया। रशिया परेशान होकर क्या की? एयरफोर्स जो है अपनी भेज दी। और माउंटेन वाले एरिया में एयरफोर्स से लड़ना भी उतना ही मुश्किल होता है, उतना ही रशिया की ये सबसे बड़ी हार थी। रशिया ने क्या किया? बहुत ही गलत डिसीजन लिया एयरफोर्स को भेजकर, और क्या हो गया? वहां पे बुरी तरीके से जो है रशिया की एयरफोर्स भी वहां पे हार गई। तो ये एक मतलब बहुत ही विचित्र समय बन गया था और रशिया क्या किया? वहां से बैक हो गया, पीछे हट गया और उसे लग गया कि तालिबान को हराना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ 25 दिसंबर 1979 यानी कि 25 दिसंबर 1979 की घटना है। इसके बाद जो है अब आतंकवादी जो था, जिसे हथियार कहां से मिलते रहे, वहां के जो आतंकवादी थे, तालिबानी थे, उनको हथियार कहां से मिलते रहे? तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका से मिलते रहे। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक एरिया है जहां पर रशिया के सबसे ज्यादा जो है ये हथियार एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे। ये मैसेज जो है पाकिस्तान वाले ने तालिबान को दे दिया और तालिबान ने उस जगह पे अटैक करके क्या करी? रशिया की पूरी हथियार को क्या किया? अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अब रशियन आर्मी तो पूरी तरह से हार चुकी थी, मरने लगी थी, क्योंकि पहाड़ी एरिया में उन्हें लड़ने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। अब रूस ने एयरफोर्स उतारी और वो भी बुरी तरीके से हार गए, क्योंकि उनके पास एक ऐसी मिसाइल थी जो अपने कंधे पर रख के और डायरेक्ट रशिया की जो हेलीकॉप्टर उस पर शूट कर देते थे और हेलीकॉप्टर बहुत ही आसानी से जो है गिर जाता था। और ये कहां से आया अफगानिस्तान के पास? तो उसे पाकिस्तान ने दिया। और पाकिस्तान के पास कहां से आया? तो अमेरिका ने उसे दिया था, बस इसी काम के लिए। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि अमेरिका किस तरह से जो है आतंकवादियों को जन्म दे रहा है, आतंकवादियों को जन्म देता है और किस तरह से उकसाता है उन्हें लड़ने के लिए। तो लगभग 1979 से 1989 तक जो ये युद्ध चला और रशिया जो है वापस चला गया। अब रूस के जाने के बाद जो धार्मिक लड़ाई हुआ, इसमें क्या होने लगा कि छोटे छोटे कबीले और ग्रुप में लोग बंटने लगे। लोग कहने लगे कि 4 स्टेट मेरा, ये 4 राज्य हमारा, ये 4 जिला हमारा। इस तरह से छोटे छोटे कबीले बनने लगे, छोटे छोटे राज्य बनने लगे, सब अधिकार क्षेत्र को बनाने लगा। अब जैसे कोई एक लीडर टाइप स्वभाव का व्यक्ति है तो वो 4 स्टेट को घेर लिया, बोले 4 स्टेट पे मेरा अधिकार होगा। इस तरह से छोटे छोटे कबीले बन गए और वहां पे क्या होने लगा? एकदम धुराधार क्या होने लगी? डकैती होने लगी, चोरी होने लगी, लोगों का मर्डर होने लगा, हत्या होने लगा। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पूरी तरह से अफगानिस्तान पे क्या करे? अपनी अधिकार को जमा सके। तभी लोग वहां के परेशान होकर किसके पास गए? तो उन्हें एक आदमी सूझा, और वो आदमी कौन था? तो उसका नाम था उमर। उमर कैसे मिला? अब मैं आपको बताता हूं कि जब रशिया से अफगानिस्तान की लड़ाई हो रही थी तभी अफगानिस्तान में यह देखा गया कि जो सबसे बेहतरीन तरीके से लड़ रहा था उसका नाम था उमर। और उमर जो है रशिया को बुरी तरीके से हरा के वापस भेजा था। तो लोगों के मन में लीडर के लिए सबसे बेहतर अगर कोई दिख रहा था तो उमर ही दिखा। और उमर जो है वो क्या करने लगा था कि वो पढ़ाना शुरू कर दिया था एक इस्लामिक स्कूल में। तो इस्लामिक स्कूल में पढ़ाने वाले को मौलाना बोलते हैं। उमर मौलाना जो है इसी नाम से फेमस हुआ। उमर मौलाना बहुत ही दृढ़ता से जो है लड़ा था उस समय रशिया से। तो लोग जो है उसे इसी वजह से लीडर मानने
लगे और उसे लीडर की पदवी दिए। और वो लीडर जो है क्या करा, उस लीडर ने, जिसे तालिब, स्टूडेंट को तालिब कहते हैं वहां पे, तो तालिब ने क्या किया, एक लीडर का मोर्चा संभाला। उमर जो था उसने क्या किया, एक लीडर का मोर्चा संभाला और एक यूनिटी बनाई, एक ग्रुप बनाया जिसे तालिबान कहा गया। और तालिबानियों ने क्या किया, पूरे अफगानिस्तान में जितने कबीले थे उन सबको ध्वस्त कर दिया, छोटे मोटे ग्रुप को तोड़ दिया और पूरे अफगानिस्तान पे क्या किया, एकमात्र अधिकार कर लिया। और इस तरह से तालिबानियों का वहां पे अधिकार हो गया। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम ओसामा बिन लादेन की बात करें तो ओसामा बिन लादेन ने जो है तालिबान पर हमला कर दिया, रूस की तरह अमेरिका भी वापस हो गया। मतलब अब देखिए अगर हम बात करें थोड़ा सा, ओसामा बिन लादेन ने क्या किया था कि अमेरिका पे ही अटैक कर दिया 2001 में, क्योंकि अब कुछ विवाद थे और उस विवाद को अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो टॉपिक काफी लंबा हो जाएगा। उस विवाद की वजह से ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पे हमला कर दिया। तो अमेरिका ने क्या किया, ओसामा बिन लादेन वहां पे हमला करके और भाग आया, कहां जाके छुप गई, तो अफगानिस्तान में आके छुप गया। तो अमेरिका जो है, जबकि उसी का एजेंट वहां पे था, उसी के द्वारा बनाया गया आतंकवादी था, अमेरिका ने कहा कि भाई अब हमको ओसामा बिन लादेन चाहिए। तो वहां पे जो उमर मुल्ला था वो कहा कि यहां से भाग जाओ, हम तुमको कुछ भी यहां पे रिसर्च नहीं करने देंगे, कुछ भी खोजने नहीं देंगे। इस बात से अमेरिका गुस्सा होकर क्या किया, जस्ट रूस की तरह जो है वो भी हमला कर दिया अफगानिस्तान पे। और अफगानिस्तान पे हमला करके जिस बुरी गति से रूस हारा था, उसी बुरी तरीके से उसकी एयरफोर्स और बाकी आर्मी जो हारी। और ये युद्ध कितने दिन, 20 साल चला। और जो बाइडेन चचा आकर क्या कर दिए, वहां से अपनी सेना को बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए जो है पूरी तरीके से वहां हटा दिए। और वहां पे जितनी हथियार थी, जितने उनके गाड़ी थे, जितने उनके कारतूस थे, सब वहां छोड़ के चली गई। क्यों छोड़ के चली गई कि रसिया अगर अब फिर से उस पर अधिकार करना चाहेगा तो तालिबानियों के पास इससे नए नए प्रकार के गाड़ियां होंगी, नए नए प्रकार के हथियार होंगे और रसिया को लड़ने में काफी तकलीफ होगी और वो फिर से शासन व्यवस्था रसिया डेवलप नहीं कर सकता है। अमेरिका की ये सबसे बेहूदी सोच है। उसने क्या किया, ऐसी बेहूदी दिमाग लगाई कि सारे मिसाइल छोड़ के चले गए। और ऐसा बेहूदी दिमाग जो है हर देश लगाता है। इसी तरह से जब रसिया हार गया था तो रसिया ने भी क्या किया था, जानबूझकर अपने ज्यादा से ज्यादा बारूद और बंदूक जो है वहां पर छोड़कर चला गया था, ताकि एक दिन क्या हो, तालिबानियों को मिल जाए और युद्ध हमेशा चलता ही रह जाए, अमेरिका उस पर अधिकार ना कर पाए। और यही बात है कि अमेरिका उससे जीत नहीं पाया, अमेरिका हार गया। तो अमेरिका ने भी सेम दिमाग लगाया, उसने भी अपने सारे हथियार, सारे गाड़ी, सारे कुछ छोड़कर चला गया, युद्ध करने वाले जो भी वैन वगैरह होते हैं सब छोड़कर चला गया। और अब तालिबानियों के पास बम बारूद भी मिल गया और वैन भी मिल गया। अब तालिबानी और भी स्ट्रांग हो गए। लेकिन वहां पर जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए जो प्रयास है काफी दिनों से चलता जा रहा है। और इस प्रयास में जो है भारत वगैरह भी और कई देश मिलकर जो है काम कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही मुश्किल है। कई देशों ने तो तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया और जो है भारत इस भरोसे बैठा हुआ है कि तालिबान जो है उसको कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। लेकिन देखिए भाई, आतंकवादी तो आतंकवादी होते हैं, वो किन की सुनते हैं भला, जब वो अपनी ही जनता को इस क्रूरता से मार रहे हैं कि वो उड़ता फ्लाइट में जो है उनकी मतलब हैंगर पकड़ के लटक रहा है, उनके अपनी जान की चिंता नहीं है, तो वो भारत के बारे में और किसी के बारे में क्या सोचेंगे भला। आखिर उनको जो मन होगा वो करेंगे, चाहे वो सलमा डैम को तोड़ दें या सहतूत डैम को तोड़ दें। जबकि यह डैम उनको जो है कितना, लगभग 42 मेगावाट जो है बिजली देता है। आधे से ज्यादा अफगानिस्तान में, जो आधे से ज्यादा क्या मैं तो बताऊं आपको, पूरे अफगानिस्तान में बिजली देने का काम यही डैम करती है। और अगर इस डैम को तोड़ दिया उस लोगों ने तो उनको बाढ़ झेलना पड़ेगा और बिजली की जो है वो इस तरह की दिक्कतें आएंगी। तो अब इनकी सोच है भाई, अब कुछ कर नहीं सकते। इनकी संसद इसीलिए बनाई क्योंकि ताकि यहाँ पे क्या हो, स्टेबल गवर्नमेंट हो। लेकिन यहाँ के अब लोग की भाई अपनी अपनी सोच है। धर्म युद्ध है, अब धर्म युद्ध में तो लोग कुछ ज्यादा ही बेकाबू हो जाते हैं। आदमी को अपने धर्म के लिए तो कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये बात थोड़ी सी मुश्किल होगी। और अभी की स्थिति देखें तो ये काफी गंभीर है। गवर्नमेंट भी बहुत मौन बैठी है, चुप बैठी है। इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट को कोई वरी नहीं करना चाहिए। कोई क्या जरूरी है भाई अफगानिस्तान को ही पकड़ के बैठने की। जब हम ईरान के पास आ गए हैं तो अफगानिस्तान के अलावा हमारे पास दूसरा रूट है, हम दूसरा रूट खोज लेंगे और जो है रसिया तक पहुंच जाएंगे, अपना विदेशी व्यापार कर सकते हैं। हम क्यों अफगानिस्तान के मारपीट में फंसे हैं? क्या जरूरत थी 4 बिलियन खर्च करने की? अगर वो खर्च हो गई तो हमें क्या करनी चाहिए कि इनफैक्ट हमारे सारे जो कम्युनिटी है, इस तरह से मैं कहूंगा कि यूएनओ वगैरह हो गए, यूएनओ को भी अपना काम करना चाहिए, यहाँ अपनी दायित्व दिखानी चाहिए, अफगानिस्तान को स्टेबल बनाना चाहिए। और कई सारे कंट्री ने तो तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये बहुत ही मुश्किल डिसीजन होगा कि तालिबान को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये हमारी गवर्नमेंट देखेगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ जो है आप करंट न्यूज जो है आप देख ही रहे हैं। तो चलिए आप विश्वास करते हैं कि आप सारे तालिबान के जो है चीजों को समझेंगे, किस तरह से रशिया
और अमेरिका अपनी प्रभुत्ता को साबित करने के लिए इस देश के बीच में आपस में लड़ाता रहा, इसमें सिविल वॉर को छेड़ता रहा। और अफगानिस्तान वालों के पास तो, तालिबान वालों के पास न इकोनॉमी है, न उनके पास बजट है, न ही उन्हें इस बात की चिंता है कि हमें देश दुनिया में कुछ नाम करना है, कुछ नहीं। न उनके पास रहने के लिए घर है, न खाने के लिए खाना है। बस वो अमेरिका के दिए गए टुकड़ों पे पल रहे हैं, उन्हें पैसा मिल रहा है, वो हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिना मरने डरने, परिवार के डर के वो लड़ रहे हैं। और यही रीजन है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश से वो जीत जा रहे हैं, अफगानिस्तान जैसे शक्तिशाली देश से जीत जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बेहतरीन बात आज हमें देखने को ये मिल रही है कि जिसको अमेरिका ने 20 साल से वहां के आर्मी को ट्रेन किया, और वहां की आर्मी कहां गई? इनफैक्ट उनकी आर्मी तो आज लड़ाई भी नहीं करी और उनके सामने निछावर कर दी अपने आप को। जानते हैं, एक बहुत ही अजीब सा बात यह है कि जो वहां की आर्मी है, अफगानिस्तान आर्मी जो है, जिसे अमेरिका ने 20 साल से ट्रेनिंग दे रखा है, वो आर्मी को ठीक से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, उस आर्मी को ठीक से सैलरी नहीं मिल रहा है और वो आर्मी विवश होकर क्या कर रही है? तालिबान ही ज्वाइन कर ले रही है। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। तो बताइए, तो देखिए, तालिबान जो बनाया वो उसको भी किसने बनाया? तालिबान को भी अमेरिका ने ही बनाया, उसको ट्रेनिंग अमेरिका ने ही दिया, उसे बंदूक पिस्टल सब कुछ तो अमेरिका ने ही दिया। और इनफैक्ट जो आर्मी तैयार कर रही है वहां पे, 20 साल से जो आर्मी तैयार कर रही थी, वो भी कौन तैयार कर रही थी? वहां की कौन? यहाँ अमेरिका की जो आर्मी है वही उसे तैयार कर रही थी। तो अब आप सोच सकते हैं कि स्थिति कैसी है कि तालिबान जो है वो भी अमेरिका की देन है और उसके लड़ने के लिए जो अमेरिका जो वहां की आर्मी खड़ी कर रही है वो भी उसी की देन है। तो ये बहुत ही अजीब सा कहानी है जो आप होपफुली समझ पाए होंगे कि किस तरह से अफगानिस्तान जूझ रहा है इन सारे संकटों में। इनफैक्ट उसने तो अफगानिस्तान के जो आर्मी है उसने जो खुल के जो है अपने इंडिया से मदद मांगी, इंडियन एयरफोर्स से मदद मांगी कि उन्हें मदद की काफ़ी ज़रूरत है। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आ रहा है लाइक सब्सक्राइब करें।